हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो देखिए, उस टाइम पे जब पारित हुआ था संविधान, उस टाइम पे अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय पर। देखिए, संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। तो देखिए, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले सभी क्षेत्र इस राज्यों के संघ में शामिल होंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, किसमें किए गए हैं ये प्रावधान? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं। इन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता की पात्रता से जुड़ी जानकारी दी गई है। संविधान के इन अनुच्छेदों के अलावा नागरिकता से जुड़े प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में भी देखने को मिलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। देखिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगर पूछा जाए कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका सुरक्षा प्रहरी कौन है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। मतलब पुनः निर्वाचन किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए, यह अनुच्छेद 57 बोलता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीटेड है, इसलिए आपको जरूर से याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। देखिए, भारत में प्रेस के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 1(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। प्रेस के पास कई तरह के अधिकार हैं, जिनमें प्रकाशित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विज्ञापन देने का अधिकार, असहमति का अधिकार आदि शामिल है। तो प्रेस के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1(a). ये जरूर से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है, जिसमें बच्चों के शोषण से जुड़ी कुछ बातें भी शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है, और अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में काम करने से रोका जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 यानी कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, अनुच्छेद 32 अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मौलिक अधिकार के रूप में एक गारंटीकृत उपाय प्रदान करता है, और संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व को हम DPSP भी कहते हैं, और ये किस कंट्री से हमने लिया है? तो ये आयरलैंड से हमने हमारे संविधान में शामिल किया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो देखिए कौन से 5 अनुच्छेद है वो? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, जिनमें समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत आता है। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद ये हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जैसे आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये 14 से 18 तक समानता के अधिकार हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो देखिए, यहां पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है।
देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या जिसे हम कैग कहते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर से अधिपत्र जारी करके कैग की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो देखिए कौन से अनुच्छेद में की गई है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। देखिए वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। पहले 10 शामिल हुए 42वें संविधान संशोधन से, उसके बाद एक और शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन से, मतलब टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई है, 11। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग के लिए सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महाभियोग की वजह से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, भले ही उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75(3) के तहत ये बोला गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के तौर पर सरकार के हर काम करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76, जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति बताई गई है। देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से जुड़ा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में इसे इससे पहले भी भंग कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त बैठक। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया है। देखिए संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद कौन सा, देखिए याद रख लीजिए 108 के तहत बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। देखिए कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए नॉर्मली लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ज्वाइंट सेशन की।
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय जैसे वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष या संचित निधि से संबंधित है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 266(1). ये संचित निधि से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत भारत की संचित निधि की स्थापना की गई है। ये भारत की सबसे बड़ी निधि है और इसमें सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और मदद से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 233 के मुताबिक किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार को विधान बनाने की अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य और समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 249 जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन है, कौन से अनुच्छेद में वो कंडीशन दी गई है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो वो अनुच्छेद 249 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति को लगता है कि परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तो वहां अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। तो देखिए, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 300 का में ये बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार का जिक्र है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से नहीं वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार है। इसके लिए राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना होगा और यह घोषित करना होगा कि राष्ट्र हित में इसकी जरूरत है, तब ऐसा किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो देखिए, यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को सभी संसदों, प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 338 है वो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है और जो अनुच्छेद 338 ए है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। एससी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग 1990 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अपनाने के बाद अस्तित्व में आया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 एक के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में देश की राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये की जाती है। देखिए, जब भारत या उसकी किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है वो, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। और देखिए अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, मतलब कभी भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो कहां पर हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74-75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध अनुच्छेद 350 ए में दिया गया है। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए कौन सा है वो अनुच्छेद, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश करके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 का के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधान के बारे में देखिए अगर हम देखें तो इन प्रावधान का जो मकसद है ये नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का ख्याल रखना है। संसद नागालैंड राज्य विधानसभा की सहमति के बिना नागा धर्म, सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, भूमि अधिकार और नागरिक एवं आपराधिक न्याय से जुड़े मामलों में कानून नहीं बना सकती। ये सभी विशेष अधिकार प्राप्त हैं किसे, नागालैंड को। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 371 ए के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो देखिए कौन से अनुच्छेद में ये किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए यहां पर पूछ रहा है अनुच्छेद 371 जी, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम से संबंधित उपबंध यहां पर किए गए हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम से जुड़े हुए हैं। देखिए इस अनुच्छेद में मिजोरम के लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और प्रक्रिया को संरक्षित करने के लिए प्रावधान है। इसमें भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण के अलावा आपराधिक और नागरिक न्याय के प्रशासन के लिए भी विशेष प्रावधान है। मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, यह प्रावधान भी यहां पर किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत ये अलंकरण प्रदान किए जाते हैं।
देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकरण प्रदान करने से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत नहीं आते हैं। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों पर रोक लगाई गई है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सिर्फ सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के लिए किसी को उपाधि दे सकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 51A के तहत संदर्भित किया गया है। देखिए, जो अगर हम संविधान का अनुच्छेद 48A देखें तो राज्य सरकारों को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, 48A में राज्य सरकार को दिया गया है, जबकि नागरिकों को किसके तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य के रूप में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का कर्तव्य लगाया गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। इसके मुताबिक संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।